केएल राहुल से ज्यादा कॉन्फिडेंट ओपनर ना इंडिया की टीम में था ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में। बिल्कुल 2-3 महीने की अच्छी फॉर्म है केएल राहुल की, फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा और वो दिल्ली की टीम में है। तो अब तो फिर वो नहीं खेल पाएंगे। यार मुझे लगता है कि आप दोनों ही ज्यादा बुराई करते थे केएल राहुल की। बच्चों मत। हमारे सरदार कौन थे? रोने वाली फोटो लगवाई थी इन्होंने पीछे टीवी पे, राहुल की रोने वाली फोटो। इंडिया का जो हिस्ट्री है डे नाइट टेस्ट मैच के साथ, वो वैसे तो बहुत बुरी नहीं है जब तक इंडिया ने कोलकाता में टेस्ट मैच खेला। लास्ट टाइम इंडिया ने जब एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच खेला था तब 36 ऑल आउट वाला वो टेस्ट था, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और प्रैक्टिस मैच करने शुरू किए थे और प्रैक्टिस मैचेस में अपने ही इंटर स्क्वाड टीम खिला रही थी। भाई इंडिया ए के साथ मैच नहीं था वो, मैच सिमुलेशन था। मैच सिमुलेशन, यस। प्रैक्टिस मैच से तो मना कर दिया था। यस देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि तजुर्बा इसे कहते हैं, तजुर्बा। ऐसा सा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने मन बना लिया है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे। अगर शुभमन गिल आ जाते हैं तो क्या शुभमन गिल को नंबर 6 पर खिलाए, रोहित शर्मा नंबर 3 पर खेले, ये कह रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जैसी रोहित शर्मा की जरूरत ये नहीं है, ऐसी बढ़िया लग रही है। तो क्या रोहित शर्मा और शुभमन गिल को नहीं खिलाना चाहिए? रोहित शर्मा को बोलना चाहिए था आप पूरा दिसंबर आप ऑफ लो। आप अरे गावस्कर साहब बैठे हमारे साथ, हमें गावस्कर साहब साक्षात आके बैठे, चैनल चेंज करके आ गए हमारे पास। पर्थ टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया और अब लगभग 2 साल के बाद, 2-2.5 साल हो गए पहला टेस्ट मैच जीते हुए, ऐसा लग तो रहा है वैसे। हाँ, अरसा हो गया, अब आखिरी टेस्ट अरसा तो हो गया, मतलब ये लास्ट टाइम जब ये टेस्ट जीते ना, मेरी दाढ़ी सफेद नहीं थी, काली थी, काली दाढ़ी, मेरी दाढ़ी आती नहीं थी। इतने दिन का गया। और आप ये सोचिए कि एक राजस्थान का एक प्लेयर है, वो 13 साल का था तब। अच्छा, अभी भी 13 साल का ही है। सूर्यवंशी। अरे वो बड़ा हो चुका है, अब वो बड़ा हो चुका है। लेकिन ये बात कर रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट मैच की। एडिलेड में शुरू होने वाला है कुछ ही टाइम में, और डे नाइट टेस्ट मैच, और इंडिया का जो हिस्ट्री है डे नाइट टेस्ट मैच के साथ, वो वैसे तो बहुत बुरी नहीं है जब तक इंडिया ने कोलकाता में टेस्ट मैच खेला। वेरी गुड। लेकिन एडिलेड का जो डे नाइट टेस्ट मैच है उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी खराब है। लास्ट टाइम इंडिया ने जब एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच खेला था तब 36 ऑल आउट वाला वो टेस्ट था। अब इस टेस्ट मैच में, क्योंकि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से लीड करके आ रही है, और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ प्रशांत और अभिषेक, आप दोनों मेरे साथ हो। शुरुआत करते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उस चीज पर भी उठ रहे हैं। और जब केएल राहुल नहीं बता रहे तो हम कैसे बताएंगे? नहीं, हम तो बता सकते हैं। वो तो कह रहे कि मुझे बता दिए लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। पुजारा कह रहे हैं कि भाई देखो, केएल राहुल को 3 नंबर से नीचे तो नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि अगर 1 और 2 पे अगर नहीं है वो, 3 से नीचे तो नहीं हो सकते। तो चलो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं सारी बातें। ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड कितना जबरदस्त है डे नाइट टेस्ट मैच में, और क्या इंडिया वाकई में एडिलेड टेस्ट मैच जीत कर सीरीज जीतने का एक और बड़ा कदम बाहर निकाल सकती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 25 सालों में कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं जीती अपने घर पर जिसमें वो 1-0 से पीछे हो और फिर उसके बाद उसने वो टेस्ट सीरीज जीती हो। शुरुआत करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, पहले टीम इंडिया की। सबसे पहले ओपनर्स के बारे में बात करते हैं अभिषेक। हमने देखा जो पहले टेस्ट मैच से पहले जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और प्रैक्टिस मैच करने शुरू किए थे, और प्रैक्टिस मैचेस में अपने ही इंटर स्क्वाड टीम खिला रही थी। भाई इंडिया ए के साथ मैच नहीं था वो, मैच सिमुलेशन था। मैच सिमुलेशन, यस। प्रैक्टिस मैच से तो मना कर दिया था। यस, देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि तजुर्बा इसे कहते हैं, तजुर्बा। नेट्स भी प्रैक्टिस ही होती है ना। मुझे लगा कि उसको प्रैक्टिस मैच, मैं तो बहुत आसान शब्दों में कह रहा था। यही तो कर रहे थे, वो आउट होके जा रहे थे, फिर जाके नेट्स में घुस जा रहे थे, नेट्स में बोर हो गए, फिर कह रहे अच्छा अगला आउट हुआ, चलो भाई दूसरी बैटिंग आ गई। ये थी मैच सिमुलेशन। ये तो मसला बिल्कुल बॉक्स क्रिकेट लीग बना रखा था उन्होंने हमारी तरह। लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो ये कि जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची और यहां पर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे पहले टेस्ट मैच के लिए, तो बड़ी बातें हो रही थी कि टीम इंडिया को ओपनर कौन होगा। उस बीच में केएल राहुल को ओपनर बनाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हम जो डेजिग्नेटेड ओपनर लेकर आए हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ओपनिंग कर सकते हैं क्या। और इस पर्थ के टेस्ट मैच ने ऐसा दिखाया, अगर दोनों पारियों को एक साथ जोड़कर देखो
तो केएल राहुल से ज्यादा कॉन्फिडेंट ओपनर ना इंडिया की टीम में था ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में था। बिल्कुल। तो केएल राहुल को छेड़ना तो बिल्कुल ही गलत होता। केएल राहुल प्रैक्टिस मैचेस में, ये पहले मैच से पहले की बात है कि वो जो मैच सिमुलेशन थी उसके अंदर जब उनका हाथ इंजर्ड हुआ था, एकदम से खबर आई थी केएल राहुल तो इंजर्ड हो गए, सब खुश हो गए, सब यहाँ पे ऐसे हो रखे हैं तो भाई किस्मत कितनी खराब है इस आदमी की। एक तो लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर ये जाके प्रसिद्ध कृष्णा से बॉल चिप जाता है। और केएल राहुल का अच्छा खासा हेट क्लब है वैसे, अच्छा खासा हेट क्लब था, मैं कहूंगा है नहीं कह पा रहा, था कहूंगा, क्योंकि पहले टेस्ट मैच से पहले तो जो हमने कंपनी चेंज कर ली नहीं कोई हमारे पिछले रिकॉर्ड निकाल के नहीं हुए थे मुझे लगता है कि आप दोनों ही ज्यादा बुराई करते थे केएल राहुल की। बच्चों मत हमारे सरदार कौन थे? रोने वाली फोटो लगवाई थी इन्होंने पीछे टीवी पे, राहुल की रोने वाली फोटो मुझे याद है। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा से चिप गए थे और उसके बाद ऐसा लगा मैं कहा यार ये मतलब आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे। सबसे खुश अभिमन्यु ईश्वरन, भाई अरे वो लग गई राहुल के अभिमन्यु ईश्वरन ने तो घर पे फोन करके बता दिया था पापा आपका सपना पूरा हो गया है, कैप मिल रही है, कैप मिल रही है। लो उन्हें कैप दे दी गई, क्या घूम कर कैप मिल गई है, जा बेटे ऑस्ट्रेलिया घूम के आओ। ऑस्ट्रेलिया में आउटर मुद्रिका में बैठे टिकट कटाए के पूरे दिन का पास है भाई। ये वो अभिमन्यु है जो चक्रव्यूह में घुस भी नहीं सके, तो बाहर निकलने का तो कोई मतलब अभी घुसे ही नहीं है, कब निकलेंगे? ईश्वरन की जो मर्जी होगी वही होगा। लेकिन चलिए हम बात कर रहे थे केएल राहुल की, आप बता रहे थे कि केएल राहुल को प्रैक्टिस में चोट जरूर लगी, लेकिन उसके बाद वहां से एक्चुअली डाउट भी यही हुआ कि क्योंकि शॉर्ट बॉल थी वो बार बार पेपर कर रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा का जो स्पीड भी है 140 प्लस रहती है और उन्होंने भी शॉर्ट जो थोड़ी बैक ऑफ लेंथ बॉल है, एग्जैक्टली शॉर्ट बॉल नहीं थी, बैक ऑफ लेंथ डालनी शुरू करी और बाउंस से सबकी हालत खराब हो रही थी, जितने भी 140 प्लस वाले खास तौर पे थे। और वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा उसी वक्त ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है प्लेइंग 11 में देख लो, बिल्कुल। लेकिन केएल राहुल जब एक बार गैप लेके अपनी चोट को अटेंड करके जब वापस आए, उसके बाद से रिपोर्ट्स ये आ रही थी, क्योंकि वो भी क्लोज डोर प्रैक्टिस थी, मीडिया भी प्रॉपर्ली अलाउड नहीं थी, सब लोग अपने जुगाड़ बिठा के ही देख रहे थे मैच। तब आई कि नहीं केएल राहुल जैसे खेल रहे हैं वैसा शायद टीम में कोई भी नहीं खेल रहा था, विराट कोहली भी वैसा नहीं खेल रहे थे, टेंटेटिव थोड़े बहुत लग रहे थे। कट टू केएल राहुल आते हैं आपके पहले मैच के अंदर और जब वो गलत आउट दिए गए उससे पहले आप उनको देखो रॉक सॉलिड। बिल्कुल, मतलब आप जब कह रहे थे कि चेतेश्वर पुजारा को इस सीरीज में होना चाहिए था, तब यही एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं यार एक बंदा ऐसा चाहिए जो लंगर गाड़ दे वहीं पे और बाद में लगा रहे वहां पे, और ऐसा ना लगे कि भाई बाहर की बॉल आ रही है, टच कर दी, बाउंस आ रही है, मैं घबरा गया, मैं नीचे हो गया, मैं ये हो गया। वो बंदा चढ़ के खेल रहा था उसने, और बैटिंग में अगर बहुत एक्सपर्ट्स वगैरह जो बता रहे थे उन्हीं की वजह से, मतलब उनका जब पढ़ा मैंने कि बैटिंग टेक्निक में भी थोड़ी सी उन्होंने अपनी चेंजेस करे। एक फोटो भी तो फेमस हुई, वो जो ऐसे परछाई से उनकी यूं बन रहा है नहीं, उसके अलावा बैट उन्होंने बाहर छेड़ने के बजाय उन्होंने पैड के पीछे रखना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और उसके अलावा जो पर्थ टेस्ट मैच की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले दिन में जब टीम इंडिया ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया था, तो जो घास के बारे में बहुत बात हो रही थी, पिच के ऊपर कितना फास्ट 10 mm की घास के ऊपर बात हो रही थी, और जितने फॉल शॉट्स बाकी जो प्लेयर्स लगा रहे थे, एक केएल राहुल थे कि उनके बैट से चलिए मतलब आउट तो नहीं हुए, खूंटा तो उन्होंने गाड़ा ही, फॉल शॉट्स भी नहीं दिखाई दे रहे थे। यार क्या बढ़िया टेक्निक थी। दोबारा से मेरे को वो याद आ रहा है केएल राहुल की, कई बार ऐसे हुआ कि वो स्लिप कॉर्डन में गई, गली तक भी गई, लेकिन उनकी बैटिंग अप्रोच में भाई किसका योगदान है? ये अभिषेक नायर ने करवाया है, ये गंभीर साहब ने करवाया है, किसने करवाया कि इतने सॉफ्ट हैंड से खेल रहे थे, बॉल एज हो रही थी और कैरी नहीं कर रही थी, वो लोग आगे बढ़ गए, उनको समझ में आ गया कि क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने स्लिप अपनी जहां जो नॉर्मल पोजीशन होती है बाउंस के हिसाब से जो लगाते हैं पीछे, उन्होंने एक एक दो कदम जो है वो आगे कर दिए, विकेट कीपर, स्लिप, गली, पूरा जो कॉर्डन बनता है, उसके बावजूद कैरी नहीं कर रही थी। तो केएल राहुल की जो बढ़िया फॉर्म थी उसका क्रेडिट तो हमें नहीं पता किसको देना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली होते तो अनुष्का शर्मा को दे चुके होते अब तक। उन्होंने तो दे दिया था अपने सेंचुरी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। अथिया जी को मेरे ख्याल से मिलना चाहिए क्रेडिट। यार इतने लोग ट्रोल करते हैं अथिया जी को, मतलब ये सब बोल के 2-3 महीने की देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। 2-3 महीने की अच्छी फॉर्म है केएल राहुल की, फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा और वो दिल्ली की टीम में है, तो अब तो फिर वो नहीं खेल पाएंगे। यार ये आप एक अलग हेटर हो आप, ये केएल राहुल के। नहीं मैं केएल राहुल का हेटर नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ मैं केएल राहुल का हेटर नहीं हूँ, मैं केएल राहुल का हेटर नहीं हूँ, पर मैं दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ।
जो भी अच्छा प्लेयर दिल्ली में आता है वो अच्छा नहीं खेलता। पर चलिए केएल राहुल की हमने काफी तारीफ कर ली, तो केएल राहुल को जब रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं सेकंड टेस्ट में, तो काफी बड़ा सवाल था कि क्या रोहित शर्मा अपनी वापस अपने स्लॉट पर जाएंगे या रोहित शर्मा को नीचे बैटिंग करने के लिए कहा जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह भी थी कि क्योंकि पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल भी नहीं खेले थे, जो कि नंबर 3 पर खेलते हैं, अगर वो इंजरी से ठीक हो चुके हैं तो क्या शुभमन गिल वापसी करेंगे, और अगर शुभमन गिल वापसी करते हैं तो नंबर 3 पर ही खेलते हैं, तो फिर रोहित शर्मा क्या विराट कोहली को डिस्प्लेस करेंगे नंबर 4 के लिए, या विराट कोहली के भी नीचे आकर, और अगर वो नंबर 5 तक आते हैं तो ऋषभ पंत कहेंगे भाई साहब के फिर मतलब वो जगह ऋषभ पंत की है। तो क्या रोहित शर्मा, क्योंकि वो पहले टेस्ट मैच में एब्सेंट थे, क्योंकि पूरी टीम जीत गई, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्या वो ध्रुव जुरेल को रिप्लेस करते नंबर 6 के बैट्समैन के लिए? ऑल्दो रोहित शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत वहां से करी थी, लेकिन पिछले 3 साल से डेजिग्नेटेड ओपनर और कप्तान तो वो टीम के हैं ही, तो ये बहुत सारा मसले चल रहे थे। पर इस बात से मेरे ख्याल से, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, केएल राहुल की जो बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है, इससे पहले प्रैक्टिस मैच में भी हमने देखा वहां पर नंबर 4 पर आए थे क्योंकि विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, रोहित शर्मा नंबर 4 पर आए थे। तो ऐसा सा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने मन बना लिया है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर टीम ये ट्रांजिशन के फेज में है तो क्या ये शायद डिसीजन भी सही है कि आप अब केएल राहुल, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि वो नंबर 1 आपके ओपनर हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ ही टीम को आगे जाना चाहिए एज एन ओपनर? पर रोहित शर्मा इतने सीनियर आदमी है, कैप्टन है, तो कैप्टन तो नहीं छोड़ता है अपनी जगह, चाहे उनकी फॉर्म जैसी भी चल रही है। और इस मैच में अगर रोहित शर्मा ने मान लो सेंचुरी मार दी, फिर तो सब भूल जाएंगे ना कि भाई क्या केएल राहुल ने किया था, क्या यशस्वी ने किया, रोहित ही है हमारे ओपनर। तो प्रैक्टिस मैच में तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है यार, हर कोई एक्लेमेटाइज होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। एक चीज ये हो सकता है कि अगर केएल राहुल ओपन कर रहे थे, पहले तो उनको बोल दिया नंबर 6 के ही हो आप, हमें मिल गया है नंबर 6 का बैट्समैन, हमें केएल राहुल बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल। और उसके बाद रोहित शर्मा के साथ एक दिक्कत ये आ रही थी कि नई बॉल पे और या ज्यादा बाउंस यहाँ पे आ रहा है, तो रोहित शर्मा शायद उस नई बॉल को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर केएल राहुल ऊपर इतने लंबे टाइम के बाद इतने बढ़िया नजर आ रहे हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं कि हर कोई मतलब उनके लिए तारीफें ही तारीफें कर रहा है। मैच में 100 रन भी बना दिए थे अगर एग्रीगेट हम देखें तो। और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल है जो सेंचुरी 150 मार के अपना बंदा सेट बैठा हुआ है। तो ऐसे में ओपनिंग कॉम्बिनेशन को हिलाना थोड़ा सा शायद मतलब खतरे से खाली नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर वो सच में कप्तान है, कप्तानी वाली स्पिरिट है, तो वो खुद ही कहेंगे कि मैं नंबर 6 पर जाके कर लूंगा, विराट अपनी जगह पर रहे, नंबर 4 पे सेंचुरी मार के वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल। नंबर 3 पर शुभमन गिल जो कि इंजरी से चोटिल हुए थे, इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए थे। पहले कह रहे थे फ्रैक्चर है, बाद में ये आया कि फ्रैक्चर नहीं है, शायद कोई मस्कुलर इंजरी है या कुछ टिश्यू वगैरह डैमेज हुआ है, क्योंकि वो कह रहे थे कि दूसरे मैच तक शायद वापस आ जाएंगे, जो कि फ्रैक्चर में तो इम्पॉसिबल था, इतना गैप तो चाहिए होता है। प्रैक्टिस मैच में आके प्राइम मिनिस्टर वाले उसमें उनको रिटायर्ड हर्ट खुद ही करके भेज दिया कि भाई तुम बढ़िया खेल रहे हो। उन्होंने 50 मारी, जैसी 50 मारी उनका तो वापस जाओ, दूसरे को मौका दो। हो गया। तो इसका मतलब वो वहां पे बढ़िया दिख रहे थे जी। और अगर ये बढ़िया दिख रहे थे और उनकी मैच फिटनेस की सब कुछ प्रॉपर है, तो मेरे ख्याल से आप उनको नंबर 3 पर ही देखोगे। इतने सारे लोगों का जो है वो जगह हिलानी पड़ेगी सिर्फ एक रोहित शर्मा को अकोमोडेट करने के लिए, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट इतना तो रिस्क नहीं लेगी कि सबके जगह हिला दो। रोहित शर्मा मान लो आप देवदत्त पडिक्कल के अगर जगह पे रोहित शर्मा आ जाए, तो शुभमन गिल को फिर आप मतलब ध्रुव जुरेल को बाहर करके फिर शुभमन गिल लाओगे, तो ध्रुव जुरेल के तो मौके गए। यार देखिए वो तो बैकअप के तौर पे ही है, वो तो बैकअप विकेट कीपर है। आपके पास 2 बैट्समैन की कमी पड़ी थी सीधे तभी तो ध्रुव जुरेल और देवदत्त पाटिकल को तो फास्ट ट्रैक करके लेके आए, वो तो स्क्वाड में भी नहीं थे। पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही एक तरीके से टॉप ऑर्डर के बंदे हैं, और वहीं ध्रुव जुरेल जो है वो आपको यहाँ 6-7वें नंबर पे भी खेलते हुए दिखते हैं। तो या तो आप या पूरे ही जो बैटिंग ऑर्डर है उसको शिफ्ट करो एक नीचे, और फिर जाके रोहित शर्मा अपने ऊपर घुसाए। एक मिनट अगर शुभमन गिल आ जाते हैं तो क्या शुभमन गिल को नंबर 6 पर खेला है, रोहित शर्मा नंबर 3 पर खेले, ये कह रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जैसी रोहित शर्मा की जरूरत ये नहीं है, ऐसी बढ़िया लग रही है। तो क्या रोहित शर्मा और शुभमन गिल को नहीं खिलाना चाहिए? रोहित शर्मा को बोलना चाहिए था आप पूरा दिसंबर आप ऑफ लो, आप नए साल गावस्कर साहब बैठे हमारे साथ, हमें गावस्कर साहब साक्षात आके बैठे, चैनल चेंज करके आ गए हमारे पास।
देखो ऐसा ही है, पर देखो प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए देखिए अभी तक अगर ये, क्योंकि टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया है तो आपको ये प्लेइंग 11 बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन अगर आप बात करें, अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें या फिर हम ध्रुव जुरैल की बात करें, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो फर्स्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अगर रोहित शर्मा यहाँ पर होते या फिर शुभमन गिल को वो चोट नहीं लगी होती, तो ये दोनों ही खिलाड़ी आपके ये पहले फर्स्ट नेचुरल चॉइस है। और इन दोनों ही प्लेयर्स, ये दोनों प्लेयर्स जिन दो प्लेयर्स की जगह पर आएंगे, इन दोनों ने पर्थ टेस्ट मैच में जिताने के लिए कोई हीरो की भूमिका नहीं निभाई। अगर पहली इनिंग्स की बात करें तो पहली इनिंग्स में लगभग दोनों फेल रहे थे। सेकंड इनिंग्स की बात करें तो ध्रुव जुरैल की लगभग बारी नहीं आई, और देवदत्त पडिक्कल को कहें तो कोई बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने उस मैच में भी नहीं बनाया, 25 रन मारे थे। जबकि वो जिस पॉइंट पर आए थे देवदत्त पडिक्कल, वो सबसे आसान इन टाइम था, क्योंकि ऑलरेडी जो पहली जो नई बॉल थी उसको बहुत अच्छी तरीके से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल उसको एक लंबी पार्टनरशिप के लिए, लंबी फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप में वो खेल चुके थे। मतलब तब तक वो जो घास वाला फैक्टर था, वो जो बाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा था, अब तो बाउंस भी उतना तेज, वो शार्प बाउंस नहीं मिल रहा। बिल्कुल, वो जो घास थी हल्की सी छिल चुकी थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्योंकि शुभमन गिल के पास एक्सपीरियंस है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी खेलने का, वो लास्ट जो हम गाबा की जीत की बारे में बात करते हैं, गाबा का घमंड तोड़ने की बात करते हैं, उसमें भी 92 रन की बड़ी शानदार पारी शुभमन गिल ने खेली थी। शुभमन गिल को भी, जैसा लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली की बैटिंग को ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस सूट करती हैं, कहीं ना कहीं शुभमन गिल की भी बैटिंग को शायद ये वाली पिचेस ज्यादा सूट करें। शुभमन गिल ऑलरेडी उस रोल को, नंबर 3 के रोल को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से निभाया है, और जिस तरीके की खराब फॉर्म रोहित शर्मा की रही है, लगभग नई बॉल को ही खेला है उन्होंने भी पिछले इतने लंबे टाइम में। सेंचुरी भी आई थी अभी इंडिया में रहकर। अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ज्यादा सूट करती हैं तो क्या शुभमन गिल, मेरे ख्याल से बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जगह किसी और को ओपन करना चाहिए क्या, बड़ा सवाल यही है कि क्या नंबर 3 पर टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा आने चाहिए या फिर शुभमन गिल आने चाहिए। जहां तक बात है कप्तानी की, एज अ कप्तान आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल आप नंबर 6 पर जा सकते हो। हमने देखा है बड़े बड़े कप्तान इस तरीके से करते हैं, टीम हित के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल है महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल, नंबर 3 पे उनका रिकॉर्ड जाके देखो, सबसे बेहतरीन उनका रिकॉर्ड आपको नंबर 3 पे दिखेगा। उसके अलावा अपनी जगह भी छोड़ दी, मैं नहीं बाकी टीम्स में तो मैं कह रहा हूं। उसके अलावा अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में ही बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली ने नंबर 4 पर वो आए थे, और नंबर 5 पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने स्वैप किया था जब सचिन तेंदुलकर की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी। ये वो 241 रन वाला जो सचिन तेंदुलकर वाला जो टेस्ट मैच है, उससे एक टेस्ट मैच पुरानी कहानी है, जब सचिन का जो इन पॉइंट था वो नंबर 5 पर आने की वजह से थोड़ा डिले हुआ, वहां पर उनको थोड़ा सा बेटर कंडीशंस मिली बैटिंग की, थोड़े से वहां पर रन आए, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी खराब फॉर्म को बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया। तो कप्तान इस तरीके से करते हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी का भी एग्जांपल लिया, और भी कुमार यादव ने किया, अभी तिलक वर्मा ने कहा भाई मेरे को वन डाउन जाना है, वो गए, उन्होंने कहा लगातार भाई तू खेल बढ़िया। दादा ने एमएसडी के लिए भी किया, दादा ने सहवाग के लिए भी किया। ये बार बार आप एग्जांपल देखते रहते हो, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी और बहुत नया भी कुछ नहीं होगा। तो अब बड़ा सवाल ये है कि नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से कौन सा प्लेयर ज्यादा बेहतर सूटेड है, क्या वो रोहित शर्मा है या फिर वो शुभमन गिल? शुभमन गिल है। शुभमन गिल है नंबर 4 पर। मुझे लगता है कि अगर शुभमन गिल नंबर 3 पर आ रहे हैं, नंबर 4 की पोजीशन को तो छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। विराट कोहली नंबर 4 पर। अब बात आती है नंबर 5 और नंबर 6 की। नंबर 5 पर हाल फिलहाल ऋषभ पंत लगातार आ रहे हैं, पर वो शायद इसलिए आते हैं क्योंकि आपका जो नंबर 6 का बैट्समैन है वो ऋषभ पंत से कमजोर है। अगर यहां पर रोहित शर्मा होते हैं, क्या रोहित शर्मा नंबर 5 पर आ सकते हैं और ऋषभ पंत नंबर 6 पर जा सकते हैं? क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? अगर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा 5 और 6 पे अगर वो बैठे हुए हैं, तो अगर ऋषभ पंत पहले आ जाते हैं या रोहित शर्मा पहले आ जाते हैं, प्रॉब्ली उस टाइम पे ये भी सोच सकते हैं कि लेफ्ट राइट एक कॉम्बिनेशन बन रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर बॉलर को कोई लेफ्टी हो कोई राइटी हो, वो ज्यादा परेशान कर रहा हो, उसको नेगेट करने के लिए। मतलब ऐसे पहले भी हमने देखा है कई बार लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए वो एक आधा लेफ्टी भेज देते, कभी जडेजा को हमने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में देखा, कभी जडेजा को भेजा। इनफैक्ट आपने बॉलिंग की बात करी, भेजा या किसी को भेजा। आपने बॉलिंग की बात करी, पिंक बॉल टेस्ट में नेथन लायन का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो अगर नेथन लायन, पूरे ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त, सबसे ज्यादा पिंक बॉल टेस्ट भी जो सारे टेस्ट प्लेइंग नेशन है ऑस्ट्रेलिया ने ही खेले हैं।
खेले भी इन्होंने, जीते भी इन्होंने। शायद एक ही टेस्ट मैच हारा है, वो जो वेस्ट इंडीज ने इनको हराया, वो भी 8 रन से, वो भी सिर्फ 8 रन से। और इनकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो पिंक बॉल टेस्ट है उसमें ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर क्या करती है, सबसे पहले टॉस जीतती है, तो ज्यादातर टॉस ये जीत जाते हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं, पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बनाते हैं, और फिर क्योंकि थर्ड सेशन तक पिंक बॉल जब बिल्कुल नाइट, जब लाइट्स के अंदर वो पिंक बॉल बड़ी खतरनाक तरीके से स्विंग होती है, वहां पर ये दूसरी टीम को बैटिंग करने का मौका देते हैं और वहां पे फोड़ देते हैं। मिचेल स्टार्क 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, नेथन लायन की बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर अगर सोच रहा होगा कि अगर पलटवार करने का, 1-1 से बराबर करने का सीरीज में कहीं पर सबसे बढ़िया मौका है, तो शायद ये एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच ही है। लेकिन पिंक बॉल टेस्ट में जनरली एक ट्रेंड देखा है, उसका कोई टेक्निकल रीजन है या नहीं है, कि जैसे हमने पहले मैच में कहा कि घास थोड़ी सी छोड़ी हुई थी, पिंक बॉल वाले टेस्ट में थोड़ी एक्स्ट्रा घास छोड़ी जाती है कि बॉल थोड़े उसके जो वियर एंड टियर है वो शायद थोड़ा उससे कम होता है। मैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा हूँ। इसमें भी फिर घास छोड़ी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अच्छा इसलिए भी एट टाइम्स करती है कि सामने वाला बॉलिंग अटैक जो है वो उनको हिला नहीं पाता है, लेकिन इंडिया का ऐसा बॉलिंग अटैक है जिससे वो मेंटली पहले ही थोड़ा सा दबे बैठे हैं, हिले हुए हैं कि भाई बुमराह तो आके बूम बूम कर देगा हमारी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बाई चांस टॉस जीत के पहले बैटिंग भी कर लेता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज पे शायद नहीं होगा। पर मतलब ऑस्ट्रेलिया में कहीं पढ़ रहा था कि 7 टेस्ट मैच ऐसे हैं पिंक बॉल वाले जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करी है, और उसमें से 6 में उन्होंने 400 से भी ऊपर रन मार दिए बिल्कुल पहले इनिंग के अंदर। तो अगर अच्छा ही हो, अगर पहले बैटिंग करके वो 100 के अंदर आउट हो जाए तो हमारे लिए तो बेटर ही। और 36 पे ऑल आउट करो यार। नहीं, और 36 पर ऑल आउट वाला टेस्ट मैच भी एक वो उसका भी बड़ा गजब स्टैट है कि एक ही बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच खेली हो और उसने फर्स्ट इनिंग की लीड ली हो, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से हम वो मैच हारे, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में। पर बहरहाल कहानी पर आते हैं, तो कहानी में नंबर 5 और नंबर 6 पर अगर देखा जाएगा, ऋषभ पंत आएंगे या रोहित शर्मा आएंगे, इन दोनों में शायद स्वैप होगा, लेकिन ध्रुव जुरेल जाएंगे, ये मेरे ख्याल से ये कंफर्म मान लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए। लेकिन अब बड़ी चीज आती है कि टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक क्या होगा। 7, 8, 9, 10, 11 पिछले टेस्ट मैच में बहुत बड़ा कॉल लिया गया था। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, दोनों को टीम में नहीं जगह मिली थी, जगह मिली थी वॉशिंगटन सुंदर को। क्या वॉशिंगटन सुंदर अगर एक स्पिनर लेना हो, और आप सामने देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लायन खेलेंगे, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्या उस हिसाब से अश्विन ने खेला था पिछली बार एडिलेड वाला टेस्ट मैच, कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस वहां पर नहीं थी, और उनको भी खिलाया इसी वजह से था शायद कि वो नेथन लायन के जैसे सी बॉलिंग करेंगे, तब रविंद्र जडेजा नहीं थे। सो अब क्या ऐसा लग रहा है वैसे मैनेजमेंट वॉशिंगटन सुंदर के साथ ही जाएगी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच तो दे रहे हैं। अगर उनकर देखकर ऐसा लगता है, शायद बॉलिंग से ऐसा नहीं लगता कि जल्दी से विकेट लेंगे, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं लोअर ऑर्डर में, जब वो बैटिंग करने आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को देखकर कि अभी भी बैटिंग बची है, और मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है बंदा की। अब अगर टेस्ट में अगर इनको परमानेंट मेंबर बना भी ले, तो अभी इनकी उम्र 25 साल है बस। बिल्कुल। तो आने वाले अगर 7-8 साल 9 साल भी अगर कोई टीम देखे कि हाँ यार अब जडेजा और अश्विन दोनों की उम्र तो ज्यादा हो गई है, तो और अच्छा भी खेल रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि वो वॉशिंगटन सुंदर पे स्टिक करेंगे। बट ये तो हमने ट्रेंड देखा ही है कि अश्विन को जनरली नहीं खिला रहे होते। जब भी ओवरसीज जाते हैं या सेना में जा रहे होते हैं, तो अश्विन को रोक लेते हैं पहले, अगर कोई और ऑप्शन है तो उसको लेकर चले जाते हैं। अब क्या टीम इसके बारे में सोचती है कि क्या वो इतने पोटेंट इनफ नहीं है कि उन कंडीशंस में विकेट निकाल के दें या नहीं। एज अ बैटर बहुत अच्छे हैं, अगर इनको भी लेकर जाते हैं तो मैं तो एज अ अश्विन फैन बॉय मैं तो वकालत कर लूंगा कि सुंदर को बिठा सकते हैं। मतलब ठीक है, कोई बॉलिंग में कोई बहुत ज्यादा खास तो किया नहीं था इन्होंने। हाँ, तो बॉलिंग में बहुत ज्यादा खास तो रविचंद्रन अश्विन ने भी नहीं किया ना सेना कंट्रीज में। क्या पता तो फिर वो तो सुंदर के साथ भी है ना भाई, क्या पता कर लेगा। लेकिन पॉइंट ये कि नेथन लायन का भी अगर रिकॉर्ड अच्छा है, फिंगर स्पिनर है, फिंगर स्पिनर ऑफ स्पिनर है, राइट हैंडेड है। अब उस हिसाब से आप देखोगे तो लिटरली ये कॉल बिटवीन वॉशिंगटन सुंदर एंड अश्विन यही हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब टीम अगर सच में अपना वही ट्रेंड फॉलो करने वाली है कि अश्विन को नहीं खिलाना है, वॉशिंगटन सुंदर पे पहला ज्यादा भरोसा है कि पहला मैच भी अगर उनको खिलाया, और जिस तरीके से पिछली सीरीज में भी जो इंडिया न्यूजीलैंड वाली थी वहां बीच में लेकर आए और एकदम से खिला दिया, और उन्होंने विकेट भी निकाले, रन भी बनाए, सब कुछ, मतलब सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से करके दिया।
अगर इतना भरोसा है तो शायद आप वॉशिंगटन सुंदर को ही देखोगे। और एक दूसरी चीज ये भी है, पिछले मैच में हमारे जो हीरो रहे वो बॉलर्स हम कह सकते हैं बिल्कुल कि पहले इनिंग में तो हमारे बैट्समैन ढेर हो गए थे, दूसरे में जाके मारा उन्होंने, लेकिन दोनों इनिंग्स में कंसिस्टेंटली हमारे बॉलर्स चढ़ के खेले हैं। और वो बॉलिंग अटैक जो था मेरे ख्याल से उसमें छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। बैटिंग में भी अब अगर बैट्समैन अवेलेबल ही नहीं थे तो उनके बदले किसी को तो लाना था, लेकिन शायद आप बॉलिंग में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं देखोगे। आपको रेड्डी भी मिल जाएंगे, आपको वॉशिंगटन भी मिल जाएंगे, आपको सिराज, बुमराह और हर्षित राणा। लेकिन एक बड़ी कॉल लेनी पड़ेगी इसमें। आप जरूर ये कह रहे हो कि बॉलिंग में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे या फिर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एक जगह जो दिखाई दे सकता है एक और चेंज, वो है हर्षित राणा या आकाशदीप। आकाशदीप ने भी जो अभी कैनबरा में जो प्रैक्टिस मैच खेला गया उसमें काफी इम्प्रेस किया वहां पर, ऑल्दो हर्षित राणा ने भी विकेट लिए। क्या पर्थ टेस्ट मैच में जहां पर पहला टेस्ट मैच था पर्थ में, जहां पर माना जा रहा था कि वहां पर आपको फास्ट बॉलर्स ही काम करेंगे, वहां पर आपको हर्षित राणा ने यस ट्रेविस हेड का विकेट लिया, लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि ये आपका तीसरा उसी लेवल का बॉलर है जिस लेवल के बॉलर जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज हैं? यार हर्षित राणा को टीम में रखना ना, मतलब एक ये भी बात है अपने पॉइंट, एक छोटा सा बात, हर्षित राणा को टीम में रखने का एक ये भी रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके एक ऐसा बंदा चाहिए जो जरूरत पड़ने पर इनके ऊपर चढ़ के खेले, कि बस अपने एटीट्यूड से, वो जो सिराज जाके कर रहा होता है ना एट टाइम्स फोर्स लगता है, श्रीशांत जब करा करते थे तो वो नेचुरल लगता था। हर्षित राणा के साथ वो चीज नेचुरल लगती है कि भाई यहाँ पे ट्रेविस हेड का विकेट लिया, जाके मुंह पे चुम्मी दे के आए हैं। उसी चुम्मी की वजह से भाई को सैंक्शंस भी मिले थे कि मैच रेफरी ने कंप्लेंट कर दी और ये पैसे कट गए, ये हो गया वो गया। उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता है, वो जाके मुंह पे चुम्मी दे के आया है एकदम। लेकिन यार अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की हरकतें करने वाला चाहिए तो कोई इंडिया का फैन भी ले जा सकते हैं, जिनकी वजह से प्रैक्टिस सेशन जो है बॉलिंग भी आनी चाहिए और बैटिंग में भी। और दूसरी चीज ये भी आपने नोट, पता नहीं पहले मैच में करा नहीं करा, लेकिन वो आपने देखा होगा, हर्षित राणा बॉल डाल रहे हैं, इनके केकेआर की मोहब्बत जाग पड़ी स्टार्क साहब की, कहते हैं आई बॉल फास्टर देन यू, मैं तुमसे तेज बॉलिंग करता हूं। अगली बॉल मुंह पे बाउंसर मारी है, हेलमेट पे टक करके गई है, हेलमेट पे। तो प्यार मोहब्बत भी दिखा रहे हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं बोला जवाब में, हालांकि जवाब दे सकता था बंदा उल्टा, लेकिन ठीक है प्यार। यशस्वी ने दिया उसका जवाब भाई, देख यशस्वी ने तो भाई साहब तो उसके ऊपर तो भाई स्लो डाल रहा है। एलिस्टर कुक का आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि भाई वो बंदा अगर इतनी सी उम्र में जाके कह रहा है भाई मैंने फेस करा इस आदमी को, कहीं से स्लो नहीं है ये, और अगर गलती से है भी तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ के कोई 100 पे बैठा हो और उसके बाद एटीट्यूड दिखा रहा, कहता है वो बंदा शुरू कर रहा था अपनी 17-18 रन पे 20-22 साल का लड़का नहीं है और आके इतनी भाई साहब बेइज्जती कर रहा है, को बोल रहा है क्या था बहुत बढ़िया काम। लेकिन क्या हर्षित राणा की जगह आकाशदीप आ सकते हैं? पिंक बॉल टेस्ट मैच पर्थ में, चलिए डायनामिक्स अलग थे, सारे फास्ट बॉलर्स को मदद दे रहा था, यहां पर वो जो, और जब आकाशदीप की हम बात करते हैं तो लगातार हम बात करते हैं कि वो सीम, जो उनकी सीम पोजीशन, मोहम्मद शमी जैसा एक्शन, वैसी सी उनका पूरा बॉलिंग स्ट्राइड। क्या ऐसा लगता है कि हर्षित राणा से की जगह अगर आकाशदीप हो तो क्या टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक और पोटेंट दिखाई देता है? मुझे लगता है कि आकाशदीप अच्छे ऑप्शन तो है, पर ऐसा नहीं है कि हर्षित राणा ने कुछ बहुत ही खराब किया। और पहला टेस्ट मैच अगर वो खेल रहे हैं तो वो भी थोड़े बहुत, अगर वो नर्वस थे उसमें भी उन्होंने विकेट निकाली और फिर भी एग्रेशन भी उनका रहा। पर चलो मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा है। जब मैं टीम इंडिया का पेस अटैक देखता हूं या टीम इंडिया का पूरा बॉलिंग अटैक देखता हूं तो मुझे लगता है कि इक्वल्स नहीं दिखाई दे रहे समहाउ मुझे। क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह हैं जो कि कट अबव द रेस्ट हैं, बिल्कुल ऊपर सुपरलेटिव बॉलर। अगर मैं सामने भी रखना चाहूं ऑस्ट्रेलिया के किसी बॉलर के तो चलिए मिचेल स्टार्क हो गए, उनका लीड बॉलर, हमारे हो गए जसप्रीत बुमराह। उनके दूसरे लीड बॉलर हैं पैट कमिंस, हमारे दूसरे लीड बॉलर इस टाइम पर है मोहम्मद सिराज, जो कि मुझे लगता है कि सिमिलर लीग में शायद नहीं है, मेरे हिसाब से शायद नहीं है अगर आप पैट कमिंस से कंपेयर करते हो। अब उसके बाद जो नंबर तीसरा बॉलर भी होता है, ठीक है, वहां पर जॉश हेजलवुड थे जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है, अब इंजरी की वजह से अब वो नहीं है, बोलैंड आए हैं उनकी जगह, जो उनकी जगह लेंगे। अब जब हम बात करते हैं इधर हर्षित राणा, और चौथा हमारा पेस अटैक होता है नीतीश रेड्डी। तो अब ये वाला जो बॉलिंग अटैक, और फिर उसके बाद पांचवा हमारा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर, उनका आता है नेथन लायन। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जो अगर आप नंबर्स की बात करो, अगर विकेट्स की बात करो, तो हमारा जो अटैक है वो बहुत नया लगता है उनके सामने।
सिर्फ जसप्रीत बुमराह को हटा दो तो बाकी 4 बॉलर्स ने मिलाकर जितने विकेट लिए हैं उससे दुगने विकेट पैट कमिंस के अकेले के होंगे। सो क्या वो चीज आपको प्रॉब्लम लगती है? क्योंकि पर्थ का एक तरीके का विकेट था, वहां पर जसप्रीत बुमराह से क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि 5 टेस्ट मैच में यही बंदा सिर्फ और सिर्फ सारी लीड लेकर जाएगा, सारे विकेट उखाड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर अगर आकाशदीप, चलिए मुझे तो लगता था कि मोहम्मद शमी होते तो ऐसा लगता कि जिम्मेदारी बढ़ जाती, पर मोहम्मद शमी क्योंकि नहीं है, क्या आपको लगता है कि मतलब जिस तरीके से हमारा जो बॉलिंग अटैक है उसमें थोड़ा सा मतलब पेपर पर तो हल्का दिखाई देता है? यार ये आप अगर फॉर्मेट छोड़ दो, ये सीरीज छोड़ दो, ये मैच छोड़ दो, जसप्रीत बुमराह के साथ में और शमी क्योंकि इतने टाइम से इंजर्ड है अब, तो आपको वैसे भी कोई दूसरा दिख नहीं रहा था। आपने सिराज के ऊपर रिलाई करा आपने, लेकिन सिराज शायद यहाँ पे जो कंडीशंस मिलने वाली ऑस्ट्रेलिया में वापस उतने पोटेंट नजर आएंगे आपको, और आए भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, सब कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा था। बट अगर यही आप सेम लाइनअप इंडिया में रख दोगे, कंपेयर करोगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, आपको ऑस्ट्रेलिया का बेटर दिखेगा। एक बुमराह यहाँ पे बढ़िया दिखेगा, बाकी सारा वहां बढ़िया दिखेगा। लेकिन जब आप इस बॉलिंग यूनिट को ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में रख देते हो, आपको यहाँ पे एट पार लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर सैम करन जैसे लोग भी आके बढ़िया परफॉर्म कर जाते थे, मीडियम पेस के साथ भी वो परेशान करते थे, क्योंकि कंडीशंस कंड्यूसिव हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। तो यहाँ पर जब हमारे दूसरे बॉलर्स भी आते हैं तो वो भी इस वजह से ऑलमोस्ट एट पार आ जाते हैं, या आपको ये नहीं लगता कि यार इनके बस की नहीं है या ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे इतने बड़े नाम हैं। इनको भी उतनी ही मदद मिलने वाली है अगर ये अपना टप्पा पकड़ लें, इनको भी उतनी मदद मिल जाएगी और आपको फिर ये बॉलिंग लाइनअप जो है हल्का नहीं दिखेगा। आकाशदीप की आपने बात करी, वो भी हिट द डेक हार्ड वाले बॉलर हैं, बट इस टाइम पे अगर आप देखोगे शायद वो, मुझे ऐसा लगता है कि सिराज के बैकअप की तरह रखे हुए हैं कि अगर बाय चांस सिराज को कुछ भगवान ना करे, बट ऐसा कुछ भी अगर होता है कि उनको कोई इंजरी हो जाए या निगल हो, कुछ भी हो, अगर वो नहीं होते तो शायद आप उनको लेकर आओगे एज अ बैकअप। शायद आकाशदीप अगर वो पहले मैच में नहीं खेले, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थे, तो शायद वो अगले मैच में भी फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे तो नहीं उतरने वाले। और प्रशांत ने बहुत सही बात की कि हर्षित राणा ने मतलब ऐसा कुछ नहीं करा कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए, खराब परफॉर्मेंस तो नहीं, खराब तो नहीं। और आकाशदीप बहुत बढ़िया बॉलर है, मतलब वो एकदम याद दिलाते हैं कि यार वो शमी के अर्ली डेज, और मतलब कहीं ना कहीं हम मुकेश को भी बोलते हैं कि वो मुकेश मेगरा बोल देते हैं, इनमें भी वो वाली एक चीज है कि ये टप्पा पकड़ के डालना, चैनल पे बॉलिंग करना, वो जो एक पुराने कमेंट्री में बोलते थे ना कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये वो वाली चीज है कि वो उसी को स्टंप्स टू स्टंप्स लेके चलते हैं। आकाशदीप टीम में आएंगे तो बुरा एडिशन नहीं होगा, लेकिन शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि हर्षित ने भी कुछ गलत नहीं करा है, और इंडियन बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया के आगे, ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली अच्छी लग रही है। नहीं, अच्छी तो लग रही है। देखना ये होगा कि क्या टीम इंडिया और टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो इस बारे में सोचता है क्या कि भाई पहला टेस्ट मैच पर्थ में था, दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में है, क्या डे नाइट टेस्ट मैच की वजह से, पिंक बॉल की वजह से क्या आपको और ज़्यादा अटैकिंग बॉलर चाहिए? और जैसे कि हमने बात करी आकाशदीप के साथ, तो आकाशदीप का एक बड़ा फ़ायदा ये ज़रूर है कि वो काफ़ी विकेट्स को अटैक करते हुए बॉल डालते हैं, तभी अगर आप उनके ज़्यादातर विकेट्स देखोगे तो वो आपको बोल्ड दिखाई देंगे, वो आपको LBW दिखाई देंगे। तो वहाँ पर शायद टीम इंडिया को एक डिसीज़न लेना हो, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा डिसीज़न यही लेना है कि भाई रोहित शर्मा किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, और रोहित शर्मा किस नंबर पर बैटिंग करेंगे, किस तरीके से टीम ये डे नाइट टेस्ट मैच को किस तरीके से हेड ऑन लेती है, क्योंकि इस डे नाइट टेस्ट मैच के साथ एक जो बुरी याद जो जुड़ी हुई है 2020 की, मुझे लगता है 2024 में जाते जाते इस दिसंबर में उस बुरी याद को धोने का वक्त आ गया है। लेकिन चलिए अब मैं लोगों से पूछता हूं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, आप बताइए कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट में क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11? रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं, शुभमन गिल फिट लग रहे हैं, टीम इंडिया के पास बॉलर्स में काफी सारे ऑप्शन हैं, स्पिन में ऑप्शन है, फास्ट बॉलिंग में ऑप्शन है। क्या होगी टीम इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट टेस्ट मैच में हराएगी? 2-0 से टीम इंडिया लीड लेगी और फिर ऐसा लगेगा कि फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया ही जीत कर ले जा रही है।
अपने जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपको क्या लगती है टीम, बन जाइए आप भी सुपर सिलेक्टर। बाकी क्रिकेट पर बड़े बड़े वीडियोस, पॉडकास्ट लेकर हम आते रहेंगे जी स्विच पर। आईपीएल के बारे में भी बात हो रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भी लगातार बात होती रहेगी। तो अगर क्रिकेट को फॉलो करना है तो आप जी स्विच को यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।